नमस्कार दोस्तों। हम लोग चर्चा कर रहे थे राजनीतिक चिंतकों की। और आज जिस राजनीतिक चिंतक की हम चर्चा करेंगे उनका नाम है हन्ना आरेंट। एक महिला राजनीतिक विचारक हैं। हमारा जो पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस है, जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं, उसमें सिर्फ दो ही नाम ऐसे हैं जो महिला राजनीतिक विचारक हैं। पहला जिसका अध्ययन हम आज करेंगे हन्ना आरेंट, और दूसरी मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 18 थिंकर्स जो हैं वो सभी मेल हैं, फीमेल थिंकर्स सिर्फ दो ही हैं। तो पहली फीमेल थिंकर हन्ना आरेंट का अध्ययन हम करेंगे। हन्ना आरेंट जो है मूलतः जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इनका जो जीवन काल था 1906, कुछ समय बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। तो जर्मनी को जो है कुछ अपमानजनक शर्तों के साथ एक संधि स्वीकारनी पड़ी थी, जिसका नाम था वर्साय की संधि। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया गया विजेता राष्ट्रों द्वारा, और जर्मनी जो है बहुत बड़े आर्थिक संकट में आ गया। तो उस दौर में जर्मनी में एक तानाशाह उभरते हैं जिनका नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर नाजीवादी या फांसीवादी, नाजीवाद मूलतः फांसीवाद का ही एक ब्रांच है। तो नाजीवादी विचारों को प्रसारित करते हैं, जिनमें जो हो जर्मन राष्ट्र की विचारधारा को खूब प्रसारित करते हैं। जबकि हन्ना आरेंट जो थी वो इस फांसीवाद की विरोधी थी, और उन्हें इस वजह से फांसीवाद के विरोध के कारण हिटलर का गुस्से का सामना करना पड़ा, हिटलर के विरोध का सामना करना पड़ा, और अपनी जान बचाकर जो है वो फ्रांस होते हुए फिर अंततः अमेरिका चली गई, वहीं बस गई। तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ। 1906 से 1975 तक इनका जीवन काल रहा। जर्मनी में उस समय जो सत्ता थी वो थी सर्वाधिकारवादी। या जिसे हम कह सकते हैं टोटलिटेरियनिज्म, और इसके जो कर्ता धर्ता थे, शासक थे, वो थे हिटलर। अब इसका क्या विचार था कि हिटलर ने व्यक्ति के जीवन पर पूर्णतः अधिकार कर लिया था। क्या करेगा व्यक्ति, वो हिटलर की आज्ञा पर ही निर्भर होगा। यानी निजी जीवन भी जो है वो हिटलर का गुलाम हो गया था। हर क्षेत्र पर जो है हिटलर का नियंत्रण हो गया था, तानाशाही का नियंत्रण हो गया था। इसमें एक पार्टी विशेष नाजी दल जो था उसके प्रति वफादारी की कस्में दिलाई जाती थी, और जो यहूदी थे उनका काफ़ी नरसंहार भी किया गया। एक पार्टी, एक नेता, हिटलर एक ही नेता होगा। और मीडिया जो थी वो भी उन्हीं के गुण गाती थी। जो विरोध करता था उसे मार दिया जाता था या उसे दूसरे देश छोड़कर भागना पड़ता था। अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर हिटलर सत्ता में आया था, क्योंकि जर्मनी जो है बहुत महंगाई दर वहाँ काफ़ी बढ़ गई थी, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई थी, और फिर अपमान का दंश झेलना पड़ा था 1919 में। ये सभी कारण थे जिन्होंने जो है हिटलर जैसे नेता को अस्तित्व में लाया। अर्थव्यवस्था के सुधार के नाम पर वो आए, और इनका जो राज्य था सिर्फ दो ही चीज़ों से कंट्रोल होता था, पुलिस और आर्मी। ऐसा था हिटलर का राज्य हन्ना आरेंट के समय का जर्मनी। इस दौरान इन्होंने सर्वाधिकारवाद के बारे में अपने विचार रखे, टोटलिटेरियनिज्म। हन्ना आरेंट ने क्या विचार रखे उनको हम देखते हैं।
सर्वाधिकारवाद या कहें कि टोटलिटेरियनिज्म। इसके बारे में हन्ना अरेंट क्या कहती हैं? हन्ना अरेंट की एक पुस्तक है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इस पुस्तक में वो जो है अपने विचार रखती हैं सर्वाधिकारवाद के लिए, और सर्वाधिकारवाद के बारे में वो क्या कहती हैं कि सर्वाधिकार जो है लोकतंत्र व स्वतंत्रता विरोधी है। टोटलिटेरियनिज्म इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। इन दोनों का विरोधी है। स्वतंत्रता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। यहाँ पर जो है राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर व्यक्तियों का दमन होता है। राष्ट्र के नाम पर व्यक्ति का दमन, इंडिविजुअल इज सप्रेस्ड ऑन द नेम ऑफ नेशन। राष्ट्र के नाम पर व्यक्ति का दमन किया जाता है। और उससे भी बढ़कर इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति का जो विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, हर इंसान में कुछ उसका विशिष्ट गुण होता है, और उसको एक दायरे में बांध कर रख देना, उसकी स्वतंत्रता का, लिबर्टी का हनन करना, उसकी वजह से ये जो स्पेशल पर्सनालिटी है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये सर्वाधिकारवाद का, टोटलिटेरियनिज्म का दुष्प्रभाव है। सभी लोगों के लिए एक ही चीज होती है कि राष्ट्र का विचार जो है वो सर्वोपरि होता है। आइडिया ऑफ नेशन इज सुप्रीम, एवरीथिंग इज बिलो दिस आइडिया। राष्ट्र का विचार सर्वोच्च है, और यही सभी व्यक्तियों का विचार होगा, ऐसा वो कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बोलेगा। Nobody can speak against the nation. कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बोलेगा। Nobody can speak against the nation. राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बोलेगा, यानी कि अब राष्ट्र को अभिव्यक्त कौन कर रहा है? Who is presenting the nation? हिटलर। जर्मनी के केस में अगर हम देखें तो हिटलर की आवाज़ है वही पूरी जर्मनी की आवाज़ है। इसलिए सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हिटलर के खिलाफ जो है आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते। हिटलर से अलग नहीं हो सकते। हिटलर के विचार ही आपको मानने पड़ेंगे। आज के ज़माने में जो नॉर्थ कोरिया वाले किम जोंग हैं, वैसे ही कुछ हिटलर भी थे। जो विरोध करता था उसको गोली मार देते थे। इसलिए हन्ना अरेंट जैसे विचारक को इन्होंने साहस किया विरोध में बोलने का, लेकिन फिर भी इनको जो है देश को छोड़ करके भागना पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो टोटलिटेरियनिज्म स्टेट है, सर्वाधिकारवादी राज्य क्या करता है, उसका सबसे बड़ा हथियार होता है वायलेंस, हिंसा का प्रयोग करता है। हिंसा का प्रयोग करता है, इसलिए ये शांति विरोधी है।
दूसरी बात, ये विस्तारवादी हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, देश का विस्तार, ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज जो है नेशन की उनको बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब अगर किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो हिटलर जो है जो भी पड़ोसी देश थे उन पर एक एक करके कब्जा करते जा रहे थे। वो उनका जो सबसे बड़ा हथियार था वो वायलेंस ही था, हिंसा ही था। फिर हन्ना आरेंट अपना जो विश्लेषण करते हैं फांसीवाद का, या कहीं फांसीवाद मूलतः टोटलिटेरियनिज्म का ही दूसरा नाम है, तो फांसीवाद के ये जो कुछ कारण बताते हैं, फासिज्म, द रीजन्स ऑफ फासिज्म। दो कारण ये स्वीकारते हैं, एक दार्शनिक कारण और दूसरा व्यावहारिक कारण। तो इसमें पहला कारण है दार्शनिक। philosophical reason. What is the philosophical reason of fascism? तो हन्ना आरेंट सबसे पहले कहते हैं कि इसके मूल में जो है प्लेटो का विचार है, यानी प्लेटो की जो फिलॉसफी है उसी की वजह से ये फांसीवाद पैदा हुआ है। अब प्लेटो के विचार को क्या कारण बताते हैं, किस प्रकार से वो जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि प्लेटो ने क्या किया कि समाज को 3 वर्गों में बांट दिया। 3 वर्गों में कैसे बांटा कि एक तो हो गया दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा। दूसरा हो गया सैनिक, सोल्जर्स, और तीसरे हो गए उत्पादक या प्रोड्यूसर। अब फिलोसोफर किंग का जो गुण है वो क्या होगा, विजडम, बुद्धि या विवेक। सैनिक, साहस, करेज, और उत्पादक के लिए वासना, एपेटाइट। यानी एक प्रकार से ये जो है व्यक्ति के गुणों को सीमित कर रहे हैं, यानी व्यक्ति में 3 ही प्रकार के गुण हो सकते हैं, ऐसा प्लेटो ने माना। व्यक्ति के गुणों को सीमित कर दिया। अब यहाँ इस बात की और आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं, हन्ना आरेंट कहती हैं कि प्लेटो का जो राज्य था, दैट वाज ए आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य था। उसका उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटोनियन स्टेट? यूनिटी, एकता, एंड व्यक्ति को जो है इसमें कम महत्व दिया गया था। इंडिविजुअल इज लेस इंपॉर्टेंट देन द सोसाइटी और स्टेट। अब यहाँ यही समानता जो है, ये सिमिलरिटी ढूंढते हैं हन्ना आरेंट हिटलर में। वो क्या कहती हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार प्लेटोनियन स्टेट का एक आइडियल स्टेट था, वैसे ही हिटलर यानी प्लेटोनियन स्टेट में आइडियलिज्म पर ज़्यादा जोर था। ठीक उसी प्रकार हिटलर में जो है राष्ट्रवाद पर ज़्यादा जोर है, नेशन पर अधिक जोर है। और प्लेटोनियन स्टेट में जिस प्रकार एकता पर जोर था, वैसे ही हिटलर भी एक जर्मनी की बात कर रहे हैं, यूनिफाइड जर्मनी की बात कर रहे हैं। और जैसे प्लेटोनियन स्टेट में, प्लेटो के राज्य में व्यक्ति को कम महत्व दिया गया था, इंडिविजुअल इज लेस इंपॉर्टेंट देन द नेशन और सोसाइटी, स्टेट और सोसाइटी, उसी प्रकार हिटलर भी कहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए,
और अपनी जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनको पूरा करते रहें। साथ ही साथ जो मैं आज्ञा दूं उनको आप डोंट डिसओबे मी, आज्ञा पालन। आपके तीन ही काम है, अनुशासन में रहिए, कर्तव्य पालन कीजिए और आज्ञा पालन कीजिए। इस प्रकार वो हन्ना अरेंट कह रही हैं कि हिटलर जो है मूलतः है प्लेटो से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए जो दार्शनिक कारण है फासीवाद का वो प्लेटो है। इसी कारण को आगे व्याख्यायित करते हुए, आगे एक्सप्लेनेशन देते हुए हन्ना अरेंट कहती हैं कि व्यक्ति और वस्तु में जो है अंतर होता है। इंडिविजुअल इज नॉट लाइक एन ऑब्जेक्ट। क्या अंतर होता है इस संबंध में? इसके बारे में जो इनके विचार हैं वो दो विचारकों से प्रभावित हैं। एक थे कार्ल जैस्पर तथा दूसरे थे मार्टिन हाइडेगर। इन दोनों विचारकों का यह मानना था, दोनों फिलोसोफर्स ये मानते थे कि इंडिविजुअल इज यूनिक, व्यक्ति जो है विशिष्ट होता है, व्यक्ति विशिष्ट होता है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है व्यक्ति की, उसकी जो विशिष्टता है, यूनिकनेस है, उसको आप न तो आत्मा परमात्मा से व्याख्या कर सकते हैं और न ही उसकी व्याख्या आप जो है एक भौतिक अणु के रूप में कर सकते हैं। यानी an individual neither can be explained by spiritual means or nor can be explained as atomistic सोसाइटी, या जो अणुवादी समाज है उसके हिसाब से भी आप जो है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ये मान स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन और दूसरी जो है एटोमिस्टिक एक्सप्लेनेशन। तो आत्मा परमात्मा के जरिए से भी आप व्याख्या नहीं कर सकते और भौतिक अणु की तरह भी अलग थलग मान के भी आप उसको व्याख्या नहीं कर सकते। ये मूलतः व्यक्ति और वस्तु में अंतर होता है, ये उसकी कुछ विशिष्टता होती है, यूनिकनेस होती है, ऐसा हन्ना अरेंट का मानना था। और उसको जिन विचारकों ने प्रभावित किया वो थे कार्ल जैस्पर और मार्टिन हाइडेगर। फिर आगे हन्ना अरेंट कहती हैं कि प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए, एक आदर्श राज्य बनाने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार की कुर्बानी दे दी। इंडिविजुअल की लिबर्टी एंड राइट्स जो है बर्बाद कर दिए, स्वतंत्रता व अधिकार का बलिदान कर दिया, ऐसा हन्ना अरेंट का मानना है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने जो है व्यक्ति के स्वभाव को विशिष्ट नहीं माना, यूनिक नहीं माना और उसके जो है निश्चित 3 गुणों में बांध दिया कि विवेक, साहस, वासना, ये 3 ही गुण हो सकते हैं। यानी व्यक्ति के स्वभाव की निश्चित व्याख्या की। व्यक्ति के स्वभाव की निश्चित व्याख्या करते हैं प्लेटो। पहले से सब डिटरमाइन करके चलते हैं कि सिर्फ 3 ही प्रकार के इंसान हो सकते हैं, चौथा या 4th टाइप ऑफ एन इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता। इसलिए जो उन्होंने जो है इंडिविजुअल्स लिबर्टी एंड राइट्स दोनों का परित्याग कर दिया, दोनों का बलिदान कर दिया। ठीक वैसा ही किसने किया? हिटलर ने। अब
प्लेटो ने काम किया आदर्श राज्य के लिए, वही हिटलर कर रहे हैं नेशनलिज्म के लिए या राष्ट्रवाद के नाम पर इन्हीं चीजों का, स्वतंत्रता और अधिकार, लिबर्टी एंड राइट्स, इन दोनों का त्याग कर देते हैं, इन दोनों का दमन कर देते हैं। त्याग क्या, दमन कर देते हैं। ही हैज सप्रेस्ड द लिबर्टी एंड राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये फिलोसॉफिकल रीजन था, दार्शनिक कारण था फासिज्म का। फिर हम आते हैं व्यावहारिक कारण पर। यदि हम व्यावहारिक कारण की बात करते हैं दूसरा आता है व्यावहारिक कारण। हमने एक थिंकर पढ़ा, ग्रीक थिंकर्स जब हमने पढ़े थे, अरस्तु। तो अरस्तु से भी हन्ना आरेंट अपनी प्रेरणा पाती हैं। अरस्तु क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति का निजी पक्ष होता है, हमारी कुछ प्राइवेट लाइफ होती है, और इसमें क्या, इस हिस्से को वो क्या कहते हैं, जोड़ते हैं इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से। और अर्थव्यवस्था को अरस्तु कहते हैं कि ये सिर्फ घरेलू कार्यों का प्रबंध है, अपने परिवार का या ज़्यादा से ज़्यादा गांव के स्तर तक का प्रबंध है। अर्थव्यवस्था को वो ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो है वो सार्वजनिक पक्ष स्वीकार करते हैं व्यक्ति के जीवन का, पब्लिक साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसमें वो स्वीकार करते हैं पॉलिटिक्स को, राजनीति को, और कहते हैं कि ये राजनीति जो है मोरल होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए। इसके माध्यम से व्यक्ति जो है राज्य के कामकाज में भाग लेता है, ऐसा इनका मानना था। ठीक इसी प्रकार हन्ना आरेंट कह रही हैं, क्योंकि उन पर अरस्तु का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अरस्तु ने क्या किया था कि राजनीति को नैतिकता के अधीन माना था कि राजनीति जो है वो नैतिक होनी चाहिए, यानी राजनीतिक और नैतिक जीवन को काफ़ी महत्व देती। राजनीतिक प्लस नैतिक जीवन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल एंड मॉरल लाइफ अरस्तु का मुख्य मकसद है। वैसे ही बात जो है हन्ना आरेंट कर रही हैं। हन्ना आरेंट कहती हैं कि ग्रीक युग में दोनों अलग अलग, मतलब व्यक्ति का निजी पक्ष अलग था, प्राइवेट लाइफ इंसान की अलग थी और उसकी जो पब्लिक लाइफ थी वो अलग थी। दोनों में क्लियर कट डिवाइडेशन था, स्पष्टता विभाजन था। निजी पक्ष होता था इकोनॉमी और सार्वजनिक पक्ष होता था पॉलिटिक्स। अलग अलग पार्टिसिपेशन होता था। लेकिन आधुनिक युग में क्या हुआ कि भौतिकता का प्रभाव बढ़ गया और जो इकोनॉमी के फैक्टर्स हैं, भौतिक और आर्थिक तत्वों का, भौतिक व आर्थिक तत्वों का महत्व बढ़ गया। फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स गॉट इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एज। इस वजह से क्या हुआ कि जो कम्युनिटी का जीवन था, सामुदायिक जीवन था, कम्युनिटेरियन जो लाइफ थी, सामुदायिक जीवन की जगह किसने ले ली? सामुदायिक जीवन या चिंतन की जगह व्यक्तिवादी चिंतन आ गया। व्यक्ति अपने आप में ही खोया रहने लगा, समाज से, समुदाय से कोई लेना देना नहीं रहा। फिर भौतिक और आर्थिक तत्व प्रभावी हो गए। दूसरी बात, एक जो नई चीज उभर कर आ रही है, मीडिया भी ऐसा मानते हैं हन्ना आरेंट कि इसके माध्यम से भी लोगों के विचारों को बदला जा सकता है। लोगों के विचारों में
परिवर्तन किया जा सकता है। आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल कैन बी चेंज्ड और कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया। तो इन दोनों ही चीजों का, यानी एक तो भौतिक आवश्यकताएं और मीडिया, इन दोनों का प्रयोग करते हैं हिटलर। भौतिक आवश्यकताएं, चूंकि जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था उसमें हार गया था, उस वजह से काफी कुछ आर्थिक इकोनॉमिक रिसेशन जैसी कंडीशन जर्मनी में पैदा हो गई थी। वहाँ की जो करेंसी थी वो भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। इस वजह से भौतिक और आर्थिक तत्व प्रभावी हो गए जर्मनी में। दूसरी बात, हिटलर वाज ए गुड ओरेटर, बहुत अच्छे भाषण देते थे वो, तो उन्होंने कह सकते हैं कि मीडिया का भी काफ़ी इस्तेमाल किया। और हिटलर ने वादा किया कि जो आपकी फिजिकल नीड्स हैं उनको मैं पूरा करूँगा। साथ ही साथ एक जर्मनी का, सम्मानित जर्मनी का, जर्मनी को अपना पुराना दर्जा वापस दिलाने का उन्होंने सपना दिखाया जर्मनी के लोगों को। इस वजह से वो जो है फांसीवाद को लाने में सक्षम रहे, फासिज्म को लाने में सक्सेसफुल रहे हिटलर, और जर्मनी में जो है फांसीवाद आ गया, फासिज्म अस्तित्व में आ गया। ये रीजन बताते हैं फांसीवाद के हन्ना आरेंट। फिर हन्ना आरेंट के हम लिबर्टी पर उनके क्या विचार हैं, स्वतंत्रता के बारे में हन्ना आरेंट क्या कहती हैं, उनको जरा हम जान लेते हैं। इनके जो स्वतंत्रता के विचार हैं, फांसीवाद के बारे में तो हन्ना आरेंट ने इनकी जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में लिखा है। स्वतंत्रता के जो विचार हैं वो ये लिखती हैं द ह्यूमन कंडीशन में। इनकी एक रचना है, पुस्तक है, जिसका नाम है द ह्यूमन कंडीशन। इसमें वो लिखते हैं अपने स्वतंत्रता के विचार, और ठीक वैसा ही क्लासिफिकेशन करती हैं, सार्वजनिक जीवन, निजी जीवन, लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस उनका आ जाता है। हन्ना आरेंट कहती हैं कि मानव जीवन के तीन पक्ष होते हैं। मानव जीवन के जो है तीन व्यावहारिक पक्ष हैं। Three practical aspects of human life are action, second one work, and third one is labor. इन दोनों वर्क एंड लेबर के बारे में हन्ना आरेंट कहती हैं कि ये जो है निजी जीवन के हिस्से हैं, प्राइवेट लाइफ का पार्ट है, जबकि एक्शन जो है पॉलिटिकल लाइफ है या सार्वजनिक जीवन है। और इसी एक्शन को के हिसाब से काम करने को ही हन्ना आरेंट स्वतंत्रता का नाम देते हैं, यानी सामुदायिक जीवन जीना ही स्वतंत्रता का नाम देते हैं। वर्क के बारे में वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक इंसान की, लेबर के बारे में, लेबर के बारे में हन्ना आरेंट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं,
फिजिकल नीड्स हम में से हर किसी की होती हैं। उनको पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है उसको वो लेबर कहते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं को, फिजिकल नीड्स को पूरा करने हेतु, और ये जो फिजिकल नीड्स हैं ये प्रतिदिन पूरी करनी पड़ती हैं। फिजिकल नीड्स टू बी फुलफिल्ड एवरी डे, प्रतिदिन पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है। साथ ही लेबर की एक और कैरेक्टरिस्टिक बताती हैं कि ये जो है पशुओं के समान है, यानी ये काम पशु भी करते हैं और इंसान भी करते हैं। लेबर पशु भी करते हैं और इंसान भी करते हैं, यानी मनुष्य का ये गुण है, लेबर जो है पशु के समान है। दूसरी बात आती है वर्क की। वर्क और लेबर में क्या डिफरेंस होता है कि वर्क यहाँ सिर्फ जो डेली नीड्स होती हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं, फिजिकल नीड्स होती हैं, उन्हीं को पूरा करना पड़ता है। और ये आवश्यकताएं रोजमर्रा की आवश्यकता, जैसे खाना का प्रबंध करना इत्यादि। लेकिन वर्क में जो है इंसान स्थायी वस्तुओं का निर्माण करता है, स्थायी वस्तुओं का निर्माण करता है, जैसे घर का निर्माण, जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सभी का निर्माण, किसी विचारों का निर्माण, पुस्तक लिखना इत्यादि भी इसी में आते हैं। ये गुण पशु में नहीं होता, सिर्फ व्यक्ति में ही या इंसान में ही होता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं एक्शन। एक्शन के बारे में ये कहते हैं कि ये पब्लिक लाइफ है, पब्लिक कहें, पॉलिटिकल कहें, और कम्युनिटी। लेबर एंड वर्क के लिए स्वतंत्रता की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती। मूलतः जो स्वतंत्रता है वो एक्शन करने में ही है, यानी पब्लिक, पॉलिटिकल या कम्युनिटी की जो लाइफ है उसे जीना ही स्वतंत्रता है, हन्ना आरेंट के शब्दों में। फिर थोड़ी और व्याख्या करती हैं एक्शन की और कहती हैं कि राजनीति जो है हमारे जीवन की सर्वोच्च गतिविधि है। तो हन्ना आरेंट कहती हैं कि राजनीति सर्वोच्च गतिविधि है। राजनीति को सर्वोच्च गतिविधि के रूप में व्याख्या करती हैं हन्ना आरेंट। इसके बारे में वो क्या कहती हैं कि यहाँ ऐसा ही विचार, आपने ग्रीक फिलोसोफर पढ़े थे अरस्तु, तो उनके ये जो विचार हैं अरस्तु के समान हैं। थोड़ा कंपैरिजन हम कर रहे हैं। दीज आइडियाज आर लाइक अरिस्टोटल, यानी अरिस्टोटल ने भी क्या किया था कि पॉलिटिकल लाइफ, राजनीति और मोरल लाइफ, इन दोनों का अलगाव नहीं किया था, दोनों को अलग अलग नहीं किया था। आपने देखा कि पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी, इन दोनों को अलग अलग किसने किया? तो ये चिंतन मूलतः मैकियावेली से शुरू होता है। उससे पहले के जो मिडाइवल एज के थिंकर थे या ग्रीक एज के जो थिंकर्स थे, वो सब पॉलिटिक्स को मोरालिटी के तहत मानते थे, मोरल एक्शन मानते थे पॉलिटिकल लाइफ को या पॉलिटी को। लेकिन अब मॉडर्न एज में आकर के जो डिवाइडेशन किया था मैकियावेली ने, उस चीज को हन्ना आरेंट नकार देती हैं, उसे अस्वीकार कर देती हैं और कहती हैं कि राजनीति और नैतिकता का अलगाव
संभव नहीं है। राजनीति को नैतिक बनाने की जरूरत है। पॉलिटिक्स शुड बी मोरल। इन्होंने राजनीति को नैतिक बनाने की वकालत की। क्योंकि ये कहती हैं कि राजनीति जो है समुदाय की भलाई का काम है। इसके माध्यम से आप अपनी खुद की स्वार्थ पूर्ति की बजाय समुदाय की भलाई करते हैं। वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, देयरफॉर इट शुड बी मोरल। ऐसा मानना है हन्ना अरेंट का, और इसी को वो नाम देती हैं एक्शन का। यानी व्यक्ति सामुदायिक जीवन जिए, नैतिक रहे, यही उनके शब्दों में स्वतंत्रता भी है, एक्शन भी है। फिर एक कमेंटेटर हुए हैं, भारतीय कमेंटेटर या भारतीय राजनीति शास्त्री भिखु पारिक। भिखु पारिक कमेंट करते हैं कि महात्मा गांधी और लेनिन ने जो काम किया उसको ये, क्योंकि इन दोनों ने समुदाय की भलाई के लिए काम किया और इनका जो काम है ये एक्शन में रखते हैं, इनके द्वारा एक्शन किया गया। राजनीति में आगे कहते हैं कि महात्मा गांधी लेनिन जैसे लोगों द्वारा एक्शन किया गया और राजनीति में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स व्यक्ति के स्वयं के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, यानी व्यक्ति का नैतिक विकास होता है इसी एक्शन से या राजनीतिक भागीदारी से, ऐसा इनका मानना है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से मोरल डेवलपमेंट होता है। और व्यक्ति एक एक करके अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है, यानी नैतिकता के, मॉरलिटी के एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता है, फिर दूसरे से तीसरे लेवल पर जाता है और वो और ज़्यादा मॉरल होता जाता है और ज़्यादा नैतिक होता जाता है। और ये जो है, जो फांसीवादी राजनीति है उसको इस कैटेगरी में नहीं रखते। फांसीवादी और मार्क्सवादी दोनों का खंडन करते हैं भिखु पारिक भी और हन्ना अरेंट भी। कहते हैं कि ये जो है मूलतः हिंसा पर आधारित है। इनको ये अस्वीकार करते हैं। क्यों अस्वीकार करते हैं? क्योंकि इन्होंने व्यक्ति के सिर्फ फिजिकल नीड्स और इकोनॉमिक नीड्स जो हैं, आर्थिक भौतिक आवश्यकताओं तक ही सीमित कर दिया, जबकि जो मोरालिटी की बात इन दोनों राजनीति में नहीं होती है। इसलिए इसे अस्वीकार करते हैं और कहते हैं कि राजनीति नैतिक होनी चाहिए। नैतिकता के कीर्तिमान रिकॉर्ड अपने आप टूटते जाने चाहिए। नैतिकता के एक लेवल से दूसरे लेवल पर विकास होते जाना चाहिए। ये था राजनीति के बारे में या स्वतंत्रता के बारे में हन्ना अरेंट के विचार। हन्ना अरेंट के राज्य के बारे में विचार हम देखते हैं कि हन्ना अरेंट राज्य के बारे में क्या कहते हैं। हन्ना अरेंट के समय चूंकि फांसीवादी राज्य था जर्मनी में, और फांसीवादी राज्य का मूल आधार क्या था? बल और हिंसा, वायलेंस एंड पावर, यही मूल आधार थे, बेस थे फासिस्टवादी राज्य के। लेकिन हन्ना अरेंट क्या कहते हैं कि राज्य के द्वारा किए गए कार्य और राज्यवाद की जो कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, राज्य जो काम करता है, जो लॉ बनाता है, जो विधि बनाता है,
वो हम क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि ये जो है हमारी ही इच्छा का विस्तार होते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आवर ओन विल, एक्सपेंशन ऑफ द विल ऑफ इंडिविजुअल। दैट इज वाई हम राज्य के काम को मानते हैं, उसके कानून को मानते हैं। एक्शन एंड लॉ ऑफ स्टेट, इन दोनों को इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये व्यक्ति की इच्छा का विस्तार होते हैं। और किस लिए किए जाते हैं? क्योंकि इनिशिएट कौन करता है? व्यक्ति ही पहल करता है। व्यक्ति का मतलब पब्लिक की ओर से, कोई एक व्यक्ति नहीं, समूचे देश की ओर से कुछ आवाज आती है और उसी के हिसाब से जो है राज्य अपने सभी काम करता है। यानी जनमत की आवाज से, ऑन द वॉइस ऑफ पब्लिक, राज्य यदि सभी कार्य करता है तो सब लोग उसे मानते हैं। इस वजह से चूंकि व्यक्ति की इच्छा का ही विस्तार है, इसलिए राज्य और सरकार, स्टेट एंड गवर्नमेंट कैन नॉट सप्रेस द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट एंड गवर्नमेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन नहीं कर सकते। जबकि फांसीवादी स्टेट में क्या हो रहा है कि वहां तो सबसे पहले काम ही यही हो रहा है कि आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, आपको वही करना है जो हम बोलेंगे। हन्ना आरेंट कहते हैं कि शक्ति जो है, पावर किस में होती है? राज्य में नहीं, लोगों में होती है। Power does not lies in state, but it lies in the public. साथ ही हन्ना आरेंट कहते हैं कि पावर इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पर्सन। शक्ति किसी एक व्यक्ति की विशेषता नहीं है, यानी किसी एक व्यक्ति का कि वही शक्तिशाली हो सकता है ऐसा नहीं है, और न ही ये सरकार में होती है। सरकार में कैसे होगी? शक्ति का केंद्र कौन है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ पावर? जनता, यानी जो आम जनता है वही शक्ति का केंद्र है, जनता ही इसका केंद्र है, जनता ही शक्ति का केंद्र है। और सरकार तो सिर्फ जो है एक सेवा का मंच है। इसलिए यदि आप सरकार में बैठ करके लोगों की स्वतंत्रता, लिबर्टी सप्रेस कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, ये एक राज्य का गुण नहीं है। यानी हन्ना आरेंट के राज्य की क्या विशेषता है? अगर हम उन्हें ठीक तरीके से देखें तो ये व्यक्ति को महत्व दे रही हैं, स्वतंत्रता को महत्व दे रही हैं। अब व्यक्ति को महत्व दे रही हैं तो लोकतंत्र या कहीं की गणतंत्र को महत्व दे रही हैं, ये इनका राज्य है। साथ ही राजनीति, नैतिकता को भी ये महत्व दे रही हैं। इस प्रकार से हम हन्ना आरेंट के राज्य की व्याख्या कर सकते हैं। हन्ना आरेंट के जो है गणतंत्र पर विचार हम देखते हैं अभी, यानी वो एक लोकतंत्रवादी या कहें कि गणतंत्रवादी विचारक हैं। खुद हन्ना आरेंट ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो डेमोक्रेटिज्म या डेमोक्रेसी ना होकर के
उन्होंने इस्तेमाल किया है रिपब्लिकनिज्म। रिपब्लिकनिज्म। अब इन दोनों में अंतर है। एक डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है रिपब्लिक। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुमत का शासन होता है, यानी जो जीत जाता है, जिसके साथ ज्यादा लोग होते हैं, उन्हीं का शासन होता है। निर्णय भी बहुमत का ही होता है, डिसीजन बाय मेजोरिटी। और गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी। इसमें पार्टी होती है, पार्लियामेंट होती है, संसद होती है। और ये चीज़ कब थी? ग्रीक एज में ये सब चीज़ें थी, ग्रीक एथेंस में। और आज भी जो है डेमोक्रेसी जैसा ही कंसेप्ट पाया जाता है, लेकिन इसकी जड़ें हालांकि वहाँ थी। रिपब्लिक में क्या होता है कि लोगों में शक्ति होती है, निर्णय आम सहमति से होते हैं, यानी जिस बात पर सभी लोग राजी हों वही निर्णय होगा। ऐसा नहीं कि बहुमत से निर्णय हो जाएगा। यहाँ पार्टी और संसद महत्वपूर्ण होती हैं, यहाँ पर लोग महत्वपूर्ण होते हैं। पार्टी और पार्लियामेंट जैसी कोई चीज़ रिपब्लिक में नहीं होती। रिपब्लिक के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो रोम और स्विट्जरलैंड रिपब्लिक से कुछ कुछ मेल खाते हैं। हालांकि ये कंसेप्चुअल डिफरेंस है। अगर वर्तमान में देखें तो दोनों समानार्थक ही हैं, यानी डिफरेंस सिर्फ कंसेप्चुअल है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि हन्ना अरेंड जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो डेमोक्रेसी ना होकर के रिपब्लिकनिज्म है, इसलिए थोड़ा हमने बताया कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हन्ना अरेंट ने आलोचना की थी सर्वाधिकारवादी शासन की, टोटलिटेरियनिज्म की। लेकिन सर्वाधिकारवाद के साथ साथ वो अमेरिका जैसे देश में जहां बहुमत का शासन है उसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं। अमेरिका क्या है? एक उदारवादी देश है और लोकतंत्र भी है, लेकिन फिर भी वहां विसंगतियां हैं। यहाँ क्यों है विसंगतियां? क्योंकि यहाँ लोकतंत्र का मतलब चुनाव और राजनीतिक दल ही है, और लोगों से लोकतंत्र का अलगाव हो गया है, यानी खुद लोगों से ही लोकतंत्र का अलगाव हो गया है। इससे बड़ी विसंगति क्या होगी? तो इसलिए हन्ना अरेंट कहती हैं कि खुद अमेरिका में चूंकि लोकतंत्र चुनाव और पार्टी के इर्द गिर्द ही समेट कर रह गया है, इसलिए काफी विसंगतियां उभर कर आ रही हैं। हन्ना अरेंट के हिसाब से लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता वो बताती हैं कि लोकतंत्र वह है लोकतंत्र में जनता की सहभागिता होती है, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, जबकि चुनाव का गिरता मत प्रतिशत इस बात की ओर इशारा करता है कि जनता की भागीदारी गिरती जा रही है। और जनता की सहभागिता सिर्फ आम निर्णय निर्माण में कोई सहभागिता नहीं होती। वो कह रही हैं कि ये सिर्फ चुनाव तक सीमित कर दी गई है, यानी आपका काम है जनता का चुनाव कर दीजिए, उसके बाद जनता की कोई भागीदारी नहीं हो रही है, तो ये गलत है। अपितु ये तो प्रत्येक मुद्दे पर होनी चाहिए। वही बात है, प्रैक्टिकली
पॉसिबल नहीं है, लेकिन विचारक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। प्रत्येक मुद्दे पर होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और इसी विचार को कहा जाता है, यानी प्रत्येक मुद्दे पर जनता की सहभागिता होनी चाहिए, इसको कहा जाता है सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। यानी यदि आपके सामने प्रश्न आए कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की जनक कौन है, जननी कौन है, तो हन्ना आरेंट टिक कर दीजिएगा। आज के लोकतंत्र की विसंगति क्या है कि ये बहुमत के शासन से चलता है, जबकि हन्ना आरेंट बात करती हैं जनता की सहभागिता की। हन्ना आरेंट इसके उलट कहती हैं कि निर्णय आम सहमति से होना चाहिए, जनरल कंसेंसस से होना चाहिए, आम सहमति से होना चाहिए। ये थे उनके लोकतंत्र के बारे में, गणतंत्र के बारे में विचार। फिर हम देखते हैं कि समुदायवादी उनके विचार जो हैं कम्युनिटी के बारे में। थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ दिखता है, क्योंकि हन्ना आरेंट जो है व्यक्ति का महत्व स्वीकार करती हैं और उसकी स्वतंत्रता का भी महत्व स्वीकार करती हैं, ठीक है, और विरोध करती हैं कि बहुमत का शासन की बजाय सबकी सहमति का शासन होना चाहिए, बहुमत के शासन का विरोध करती हैं, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कहती हैं कि व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, नैतिक है। इंडिविजुअल इज मोरल नॉट सेल्फिश। और व्यक्ति का जो मूल उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज वेलबींग ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की भलाई। इसलिए ये कहती हैं कि एटोमिस्टिक सोसाइटी जो है, अणुवादी समुदाय समाज सही नहीं है। इन्होंने अणुवादी समाज का विरोध किया, यानी अणुवादी समाज नहीं होना चाहिए। इसीलिए इनके विचारों को कहा जाता है कि ये समुदायवादी हैं, समुदायवादी हैं, कम्युनिटेरियन हैं। अब यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी सम्मान हो रहा है और समुदाय की भी वकालत हो रही है। तो एक विशिष्ट नाम हन्ना आरेंट को दिया जाता है, वह है गणतांत्रिक समुदायवादी। गणतांत्रिक समुदायवादी या डेमोक्रेटिक कम्युनिटेरियन। और किससे प्रभावित थी? हमने देखा अरस्तु के विचारों से यूनानी युग का काफ़ी उन पर प्रभाव था, इसलिए डेमोक्रेसी और कम्युनिटी दोनों को वो काफ़ी महत्व देती हैं। यूनानी युग से ये काफ़ी प्रभावित थी, इसलिए समुदाय को भी महत्व देती हैं और डेमोक्रेसी को भी महत्व देती हैं। यूनानी युग में सक्रिय भागीदारी होती थी। यहाँ सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच यदि आप अंतर देखें तो सोसाइटी एक लोगों का संबंध होता है, लोगों का समूह होता है, जबकि कम्युनिटी में इंटर रिलेटेड एक संस्था है, स्वसंबद्ध संस्था है, और इसमें लोग जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कम्युनिटी और सोसाइटी में। फिर हम बात करते हैं हन्ना आरेंट की। हन्ना आरेंट ऑन रेवोल्यूशन या हन्ना आरेंट का क्रांति का विचार। क्रांति के बारे में हन्ना आरेंट कहती हैं
कि क्रांति का मुख्य मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव, मूल उद्देश्य उसका जो है क्या होना चाहिए। क्रांति का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता होना चाहिए। भौतिक आवश्यकताएं नहीं। और इस वजह से वो कहती हैं कि दो क्रांतियों के बीच तुलना करती हैं। एक क्रांति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरी क्रांति थी अमेरिकी क्रांति। हन्ना अरेंट कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का मूल मकसद था भौतिक जरूरतें पूरा करना, जबकि अमेरिकी क्रांति का मूल मकसद था स्वतंत्रता। इसलिए अमेरिकी क्रांति ज़्यादा बेहतर है, इसमें स्वतंत्रता मुख्य मकसद था। ये एक्शन के अंदर इसको मानती हैं हन्ना अरेंट, जबकि इसे निम्नतर मानती हैं, वर्क या लेबर के रूप में इसे मानती हैं, वर्क। इसी क्रांति को सर्वोच्च मानती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण क्रांति का कौन सा है? ये असफल है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता नहीं मिल पाई लोगों को। ये क्रांति सफल है क्योंकि स्वतंत्रता पाने में सफल हुए, और मूल मकसद स्वतंत्रता था। इसलिए अमेरिकी क्रांति सफल हुई और फ्रांसीसी क्रांति सफल नहीं हुई। यदि हम हन्ना अरेंट का मूल्यांकन करें तो जितने विचारक हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कोई उदारवादी थे, मार्क्सवादी थे, यहाँ वैसी बात नहीं दिखती है। एक पैमाना हम लगाते हैं उदारवादियों का कि उदारवादी क्यों नहीं है, क्योंकि ये समुदाय की बात करती है। उदारवादी जो सोच है वो एटोमिस्टिक सोसाइटी की बात करता है, जबकि हन्ना अरेंट कम्युनिटी की बात करती हैं, और ये लिबरलिज्म के खिलाफ है। फिर ये मार्क्सवादी क्यों नहीं है? मार्क्सवादी इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर्वाधिकारवाद का विरोध करती हैं, तानाशाही का विरोध करती हैं, डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म दोनों का विरोध करती हैं। इसलिए ये मार्क्सवादी नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी में तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व एक स्टेज आता है, वैसी बात हन्ना अरेंट नहीं करती हैं। इसलिए इन दोनों बातों को यदि हम मिला जुला करके कहें तो हन्ना अरेंट समुदायवादी हैं, वो गणतंत्रवादी हैं, सबकी सहमति पर। फिर उनके जो थॉट हैं वो उनका आंतरिक अनुभव है, जैसा उन्होंने जर्मनी के फांसीवादी शासन में अनुभव किया और उसके बाद जो अनुभव किया वो उनका अनुभव है। इसलिए इनके चिंतन को किसी एक श्रेणी में बांध पाना संभव नहीं है। किसी एक श्रेणी में हम नहीं रख सकते। अब यहाँ इनकी थोड़ी आलोचना भी होती है। आलोचना क्या होती है? तो सबकी आलोचना करते हैं, थोड़ी हम इनकी भी आलोचना कर लेते हैं। आपने देखा, जब हमने फांसीवाद या टोटलिटेरियनिज्म पढ़ा तो उन्होंने कहा कि फांसीवाद का कारण क्या है? प्लेटो, दार्शनिक कारण के रूप में प्लेटो को बताया। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने व्यक्ति के 3 गुणों में सीमित कर दिया।
यानी उस समय व्यक्ति के गुणों को सीमित करने का वो विरोध कर रही हैं। लेकिन इसके उलट वो खुद क्या करती हैं कि वर्क, लेबर और एक्शन के रूप में खुद ही एक डिवाइडेशन और कर देती हैं। ये एक विरोधाभास है इनके गुणों में, इनके विचारों में। पहले तो कह रही हैं कि प्लेटो ने 3 गुण में बांट दिया व्यक्ति को, उसके गुणों को सीमित कर दिया, इसलिए वो फासीवाद के जनक हैं। लेकिन बाद में फिर ही खुद ही जो है वर्क, लेबर एंड एक्शन में डिवाइड कर देती हैं, यानी विरोधाभास हो गया। फिर दूसरी बात, फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना करती हैं और सिर्फ सबसे अच्छा उदाहरण सिर्फ एक ही क्रांति को मानती हैं। तो वो भी गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति भी इतिहास में काफ़ी प्रेरणादायी मानी जाती है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श पर लड़ी गई लड़ाई थी और उसकी इस प्रकार से आलोचना करना सही नहीं कहा जा सकता। और सिर्फ एक ही क्रांति सर्वोच्च है, ऐसा उनकी अमेरिका के प्रति भक्ति को दर्शाता है। और ये जो है दोनों में विरोधाभास को भी दर्शाता है, फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति के मकसद में। तो ये इनकी आलोचना थी। ये कुल मिलाकर के विचार थे हन्ना आरेंट के, महिला विचारक थी। दूसरी महिला विचारक हम आगे पढ़ेंगे, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। 2 ही महिला विचारक हैं हमारे पूरे यूजीसी नेट के सिलेबस में। तो ये थे आज के विचार। अगले वीडियो में हम नए विचारक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।